हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे WT के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें WT के बारे में हम जानेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, WT का, WT के जो एग्रीमेंट हैं वो कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर WT का कैसा है ओवरऑल, और WT के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे हैं, WT कैसे फंक्शन करती हैं और इसके मेंबर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हाइलाइट्स हैं WT में। इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑटोमेटिकली आप जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो। तो सबसे पहले ये जो WT है ये मल्टी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक लीगल या इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है। कुछ भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, ट्रेड होता है, तो उसके लिए एक मल्टीनेशनल जो लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो WT प्रोवाइड कराता है। तो WT बेसिकली डील्स करता है ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड में। जो अलग अलग जो नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनमें जो ट्रेड्स होते हैं उसके लिए एक ग्लोबल सेटअप चाहिए, ग्लोबल रूल्स चाहिए, वो WT प्रोवाइड कराता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं WT एक ऐसा प्लेस है जहां पे गवर्नमेंट आती है एज ए मेंबर। वो अपने जो ट्रेड डिस्प्यूट हैं, ट्रेड प्रॉब्लम है जो एक दूसरी कंट्री के साथ फेस कर रही हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको नेगोशिएट करते हैं और फाइनली उनको सेट करते हैं। तो WT एक वर्ल्ड वाइड ऐसा एक प्लेस है जहां पे आपके ट्रेड जो बैरियर हैं, ट्रेड के रिलेटिंग आप कुछ भी नेगोशिएट किसी दूसरी कंट्री के साथ मल्टीलेटरल प्लूरिलेटरल आप उसको कर सकते हैं। तो ये WT है वो स्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 को। WT सक्सेसर थी जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की, जिसे हम GATT बोलते हैं। इसकी सक्सेसर के तौर पे WT एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो WT की हाईएस्ट अथॉरिटी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। WT थी ये क्रिएशन थी अर्गी राउंड नेगोशिएशन, जो 1986 से लेके 1994 तक चली थी। इस जो नेगोशिएशन की जो रिजल्ट था, उस सब के रिजल्ट की वजह से WT होंद में आई। एट प्रेजेंट WT के 164 मेंबर हैं। इंडिया WT का मेंबर फर्स्ट डे से ही है, इट मीन्स वो 1 जनवरी 1995 से ही WT का मेंबर है। और इनके जो डायरेक्टर जनरल हेड हैं वो हैं रोबर्टो एवजेडो, जो उनके हेड है। तो अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम देख लेते हैं। जो WT का जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो ब्रूटन वुड कॉन्फ्रेंस से होती है, जो 1944 में हुई थी। ब्रूटन वुड कॉन्फ्रेंस थी वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, एक व्यवस्था की, दुनिया की नई व्यवस्था की, जिसे हम इकोनॉमिक व्यवस्था भी कहते हैं, उसके लिए ये शुरुआत हुई थी। उसमें ये एक्सपेक्ट किया गया था, एक्सपेक्टेड था कि ये 3 इंस्टीट्यूट बनेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है वो घूमेगी। तो जो फर्स्ट 2 इंस्टीट्यूट थे, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये एस्टेब्लिश हुए और ये अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट क्योंकि यूएस की जो सेनेट थी उसने इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO के जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके साथ एग्री नहीं किया था, तो इसके लिए उसने जो एग्रीमेंट है ITO का उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया था। तो इसकी वजह से ITO होंद में नहीं आ पाई थी, क्योंकि जब तक कोई कंट्री किसी एग्रीमेंट को रेक्टिफाई नहीं करती है तब तक वो एग्रीमेंट एनफोर्स में नहीं आता, वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि ये इन्फोर्स में नहीं आया था, बट स्टिल कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्री थी, विकसित देश थे, जो ये इस चीज को लेके अग्रेसिव थे कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर कई तरह के जो रुकावटें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आप टैक्स को लेके ले लो, लाइसेंसिंग को ले लो, या किसी और तरह की जो ट्रेड बैरियर है, उनको रुकावटों को कम करने के लिए कुछ डेवलप्ड कंट्री थी वो अग्रेसिव थी। तो कुछ कंट्री ने लंदन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और कुछ ने जो डिस्कशन हुई थी वो चार्टर में, ट्रेड चार्टर की डिस्कशन हुई थी, जिनेवा में स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे 23 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस जो पार्टिसिपेशन थे और जो इनकी जो नेगोशिएशन थी, इन सब का जो रिजल्ट था, जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट थे,
उन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में, जिसको गैट बोलते हैं। और ये एग्रीमेंट वाज इम्प्लीमेंट इसके तौर पे हुआ, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रुकावटें थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्री थी जहां की पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए इसके साथ एक प्रोटोकॉल ऑफ प्रोविजनल एप्लीकेशन पीपीए को एप्लीकेबल किया गया। इसकी वजह से जो अल्टीमेटली गैट है वो इफेक्टिव हो पाया 1 जनवरी 1948 से। अब गैट के बाद जो ट्रेड बैरियर है उसको नेगोशिएट करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो एफर्ट हुए थे वो टोटल 8 राउंड नेगोशिएशन हुई थी। तो जो इस 8 राउंड में काफ़ी जो ट्रेड बैरियर थे वो कम किए गए, टैरिफ कम किए गए। बट इसके बावजूद जो 8th राउंड कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसको अर्गी राउंड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो सितंबर 1986 से लेकर दिसंबर 1993 तक चली। ये 8th जो कॉन्फ्रेंस थी, अर्गी राउंड कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो था वो डंकल ड्राफ्ट टेक्स्ट, डंकल पैकेज और डंकल ड्राफ्ट एक्ट के तौर पे जो भी इसकी जो नेगोशिएशन, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन हुई थी, इसको एक फाइनल रूप दे दिया गया और जो कि रिलीज किया गया था 20 दिसंबर 1991 को। क्योंकि जो गैट की जो कुछ प्रोविजन थी, गैट एग्रीमेंट में जो प्रोविजन थी वो बहुत ज़्यादा जो प्रोविजन थी, काफ़ी प्रोविजन थी, वो डेवलप्ड कंट्री के कुछ जो फोर्स पावरफुल कंट्री है उनके फेवर में थी। और जो काफ़ी ट्रेड होता था वो गैट के रूल्स के बाहर ही जो ट्रेडिंग हो जाती थी, ट्रेड होता था। तो इसलिए गैट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि जो अर्गी राउंड थी उसमें टोटल 7 ईयर तक ये नेगोशिएशन चली और इसमें 125 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडिया ने। तो उन सब कंट्री ने अल्टीमेटली ये एग्रीड किया कि WT की एक नई जो व्यवस्था है, WT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्रिएशन की जाए। तो WT इन सब की जो बैकग्राउंड हमने देखा, WT इन सब का रिजल्ट है। तो WT एग्रीमेंट क्या है? तो WT जो है स्ट्रक्चर, उसमें एग्रीमेंट होते हैं जो नेगोशिएटेड होते हैं, साइंड होते हैं बल्क ऑफ वर्ल्ड द्वारा, बहुत सी कंट्री द्वारा साइंड होते हैं, जो ट्रेडिंग नेशंस है आपस में उनके द्वारा साइन होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट हैं, एग्रीमेंट्स हैं, नेगोशिएटेड हैं और जो साइंड है, ये एक लीगल रूल्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर कि वह अपनी ट्रेड पॉलिसी को, जो भी वो अपनी ट्रेड पॉलिसी बनाए, उसको जो उसने एग्रीमेंट साइन किया है उसकी लिमिट्स के अनुसार ही वो अपना जो अपनी पॉलिसी है वो ड्राफ्ट करें, अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। तो जो WT एग्रीमेंट है वो बेसिकली कवर करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 3 जो एरिया है वो WC एग्रीमेंट कवर करती है। गुड्स में क्या कवर करती है? तो गुड्स में कवर करती है हेल्थ रेगुलेशन फॉर फार्म प्रोडक्ट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इन्वेस्टमेंट मेजर, एंटी डंपिंग मेजर, कस्टम्स वैल्यूएशन मेथड, प्री शिपिंग इंस्पेक्शन, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सब्सिडी, काउंटर मेजर्स एंड सेफगार्ड। ये सारे इसके गुड्स की कैटेगरी वाले एग्रीमेंट है। उसके अलावा आता है सर्विस। सर्विस में क्या आएगा? एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, शिपिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में आएगा उसमें कॉपीराइट्स के रिलेटिंग एग्रीमेंट्स एंड रिलेटेड राइट, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट ऑन लेआउट, ये सब इसके आएंगे। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो 10 ऑब्जेक्टिव हैं। तो हम इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कटिंग लिविंग कॉस्ट एंड रेज लिविंग स्टैंडर्ड। WT का ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम सारे कंज्यूमर हैं, हम किसी चीज़ के लिए प्राइस पे करते हैं, चाहे हम फूड ले, क्लोथिंग ले या कुछ अपनी नेसेसिटी की चीज़ें, इवन कोई हम लग्जरियस जो आइटम है वो परचेज करते हैं, उसके ऊपर हम परचेज के ऊपर प्राइस पे करते हैं। तो ये प्राइस है वो डिपेंड करता है ट्रेड पॉलिसी के ऊपर भी। आपका अगर किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या लग रही है, कस्टम ड्यूटी क्या लग रही है, तो वो सारे अगर उसमें रिड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली वो लिविंग कॉस्ट कम करेगा और उसका जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो हाई करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव WT का है। उसके बाद जो सेटल डिस्प्यूट एंड रिड्यूस ट्रेड टेंशन, WT में अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो WT इसको 2 तरीके से हैंडल करती है।
सबसे पहले वाइट टॉकिंग, अगर वो कंट्री के साथ नेगोशिएटिंग रूल जो एक्सेप्टेबल थे वो उसमें कुछ दिक्कत आती है तो डब्ल्यूसी उसको नेगोशिएट करके उसको बैठ के उसको देखता है। उसके अलावा अगर वो उसके पास सेटलमेंट डिस्प्यूट कमेटी है, उसके थ्रू भी जो एग्रीमेंट में या रूल्स में कुछ डिस्प्यूट आता है, किसी कंट्री को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपना डिस्प्यूट है वो डब्ल्यूटी में लेके जा सकती है। तो ओवरऑल जो डब्ल्यूटी का ऑब्जेक्टिव है वो सेटल करना डिस्प्यूट को, ओवरऑल जो ट्रेड टेंशंस हैं इंटरनेशनली उसको रिड्यूस करना। उसके बाद जो थर्ड है वो है स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जब कोई ट्रेड होगा, किसी कंट्री के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, कोई अलग से ट्रेड होंगे, तो वो नेचुरली है वो जॉब तो क्रिएट करेंगे। वो अब जॉब क्रिएट होंगी तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये डब्ल्यूटी का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा फोर्थ है वो है कट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग ए बिजनेस इंटरनेशनली। अब इसमें अगर आप किसी कंट्री के साथ मान लो एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट का कुछ पार्ट एक कंट्री से आ रहा है, दूसरा पार्ट किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है, और एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको लेबर कम देनी पड़ रही है, आपको वो कंपैरेटिवली आपको चीपर प्रोडक्ट पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट है वो चीपर हो रही है, तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये डब्ल्यूटी का ऑब्जेक्टिव एक है। तो उसके बाद जो एनकरेज गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, जो इंटरनेशनल ट्रेड में है वो ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करना भी डब्ल्यूटी का मोटो है। तो इसमें जैसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, नॉलेज है, रूल्स हैं, बाकायदा ऐसे रूल्स हैं जो आर्बिट्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ करप्शन को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो सारे रूल्स इसमें हैं। हेल्प कंट्रीज डेवलप, डब्ल्यूटी के जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें ऐसी बहुत सी प्रोविज़न है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है, ताकि अगर वो किसी डेवलप कंट्री के साथ ट्रेड कर रही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके इंटरेस्ट प्रॉपरली वॉच ना हो, उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली देखा जाए, ये इंश्योर करती है डब्ल्यूटी, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा गिव द वीक ए स्ट्रॉन्गर वॉइस। अब कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो बहुत स्मॉल कंट्री हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनको इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री नहीं है, तो इस हिसाब से वो अगर किसी नेगोशिएशन टेबल पे बैठी हैं किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ या किसी और कंट्री के साथ, तो डब्ल्यूटीए स्ट्रांगली उनके फेवर में, अगर उनके खिलाफ कुछ जा रहा है तो उनके स्ट्रांगली उनके फेवर में खड़ा रहता है। उसके बाद सपोर्ट द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो डब्ल्यूटी किसी भी ऐसे एग्रीमेंट या ट्रेड को सपोर्ट नहीं करता जो इन्वायरमेंट या हेल्थ की कॉस्ट पे किया जा रहा हो। तो कंट्रीब्यूट टू पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी में डब्ल्यूटी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जब ट्रेड में ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली है वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक अच्छे लेवल पे जाएगी, स्टेबल होगी। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल होगी तो वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पॉलिसी हैं वो मोर प्रेडिक्टेबल हो पाएंगी। इसके अलावा जो 10th ऑब्जेक्ट है, बी इफेक्टिव विदाउट हिटिंग द हेडलाइंस। अब बहुत से जो नेगोशिएशन है या डिस्प्यूट हैं वो न्यूज़ मेकर हैं, वो बहुत से न्यूज़पेपर में या मीडिया में ऐसे वायरल होते हैं जिसमें बहुत से अलग से लोग अपनी अपनी राय अलग से व्यक्त करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं हो पाता। तो डब्ल्यूटी ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो लाइमलाइट से परे हैं, जो लाइमलाइट में बिल्कुल नहीं आए, तो इसकी वजह से जो ट्रेड का फ्लो है वो स्मूथली चलता है और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है उसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक और हम सबको उसका बेनिफिट होता है अल्टीमेटली। अब इसके बाद देख लेते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी जो रन होती है वो मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जो भी इसके 164 मेंबर हैं उनके द्वारा रन होती है, और जो मेजर डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं मेंबरशिप द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा। जो इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो यूजुअली 2 साल में मिलती है, 2 साल में कम से कम एक बार तो मिलेगी। इसके अलावा जो उनके एम्बेसडर हैं या डेलीगेशन है जो मेंबर कंट्री के, वो वहीं पे हैं और वो रेगुलरली जिनीवा में मीटिंग करते रहते हैं, जिसके बाद उनके जो डिसीजन है वो हो जाते हैं। डब्ल्यूटी है वो अकेले तो काम करती नहीं है, इसके लिए उसको सेक्रेटरीट जो उसका है उसकी हेल्प उसको लेनी पड़ती है। जो प्रेजेंट सेक्रेटरीट में है अभी 600 से ज़्यादा उनके पास एम्प्लॉई हैं, जिसमें एक्सपर्ट भी हैं, जैसे लॉयर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, जो डब्ल्यूटी के जो मेंबर को डेली बेसिस पे अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है
ट्रेड नेगोशिएशन, जो उसके अभी फंक्शंस आते हैं उसमें सबसे जो मेजर फंक्शन है वो ट्रेड नेगोशिएशन है। जैसे कि हमने देखा कि जो WTO का ऑब्जेक्टिव ही ट्रेड कराना है, तो उसका फंक्शन भी वही है। जो ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें गुड्स, सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सारे कवर करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल कंट्री है वो कमिटमेंट करती है कि वो अपने कस्टम टैरिफ्स हैं वो लो करेंगी, ट्रेड बैरियर को कम करेंगी और अपनी मार्केट को ट्रेडिंग के लिए ओपन करेंगी, व्यापार के लिए ओपन करेंगी। तो ये ट्रेड नेगोशिएशन इसका इंश्योर करना इसका काम है। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये इसका WTO का काम है कि अगर कोई भी जो एग्रीमेंट है WTO का एग्रीमेंट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट कर रही है, तो वो गवर्नमेंट WTO को नोटिफाई करेगी कि उसने कौन से ऐसे लॉ इन्फोर्स किए हैं या ऐसे कौन से ऐसे मेजर अडॉप्ट किए हैं कि वह जो WTO के एग्रीमेंट है वो इफेक्टिवली इन्फोर्स हो पाए। इसके अलावा WTO की जो वेरियस काउंसिल्स हैं, कमेटी हैं, वो इस काम को ध्यान में रखती हैं कि जो रिक्वायरमेंट हैं WTO के एग्रीमेंट के मुताबिक उस इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ये WTO की कमेटी है वो प्रॉपरली इसके ऊपर मॉनिटर करती है, इसको वॉच करती है। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो अगर किसी कंट्री में कोई डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, उसकी सेटलमेंट के लिए जो रूल्स एनफोर्समेंट है या वो WTO का उसमें मुख्य फंक्शन उसमें आता है। कोई भी कंट्री है WTO के पास अपना डिस्प्यूट लेके आ सकती है कि अगर उनको लगता है कि जो उनके राइट्स हैं वो एग्रीमेंट में इन्फ्रिंग्ड हुए हैं, उनके राइट हैं वो कहीं ना कहीं उनके राइट की वायलेशन हुई है, तो वो WTO के पास अपना डिस्प्यूट लेके आ सकती है। तो उसके बाद है बिल्डिंग ए ट्रेड कैपेसिटी। बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी में क्या है, बिल्डिंग जब भी कोई डेवलपमेंट के जो WTO के एग्रीमेंट है उसमें ऐसी बहुत सी जो प्रोविजन है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो GATT में जो प्रोविजन थी वो डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश के लिए फेवर थी। अब ये जो WTO के एग्रीमेंट है इनमें जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए है, जैसे कि उनको लॉन्गर टाइम पीरियड मिलता है जो WTO के एग्रीमेंट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनकी जो कमिटमेंट है उनको इंक्रीज कैसे किया जाए, उनकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसी बढ़ाई जाए, उनको हर तरह की सपोर्ट है वो WTO द्वारा दी जाती है। उनके जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपरली हैंडल किए जाते हैं, उनको टेक्निकली सपोर्ट भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। जैसे कि WTO उन कंट्री के लिए ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टेक्निकल कॉर्पोरेशन है वो मिशन है वो चलाती है, उनको कोर्सेस हैं, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए अलग अलग कोर्स हैं, वो जो WTO है उनको ट्रेनिंग देती है भी कैसे इनको करना है। तो ये ट्रेड कैपेसिटी उनकी बिल्ड करने के लिए जो भी उनसे WTO से हो पाता है वो सब उस कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए वो करती है। इसके अलावा आउटरीच में क्या है, WTO है वो मेंटेन करती है रेगुलर डायलॉग विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ कोई और दूसरी इंटरनेशनल है उनके साथ रेगुलर मीटिंग करती है, मीडिया के साथ डीलिंग करती है, जनरल पब्लिक को अवेयर करती है WTO के फंक्शंस के बारे में, क्या चल रहा है WTO में और WTO की एक्टिविटी क्या क्या चल रही है, कैसे ये लोगों के लिए ट्रेड के लिए हेल्पफुल है, वो सारे के लिए WTO अपना कार्य करती रहती है। अब देख लेते हैं मेंबर के बारे में। WTO के में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो ओरिजिनल मेंबर, दूसरे अदर्स मेंबर। ओरिजिनल मेंबर कौन से हैं? ओरिजिनल मेंबर वो मेंबर हैं जो GATT के भी मेंबर थे। GATT में इंडिया GATT का मेंबर था तो इंडिया WTO का ओरिजिनल मेंबर है। तो दूसरे मेंबर थे जो स्टेट है वो उस एग्रीमेंट में आना चाहती है वो आ सकती है, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में वो आ सकती है। कौन सी कंट्री है, एक्सेशन का जो डिसीजन रहेगा वो हमने पहले ही बताया, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो वो 2/3 मेजोरिटी मेंबर हैं वो डिसीजन लेंगे कि ये स्टेट इस एग्रीमेंट में आ सकती है, इसका मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई भी मेंबर है वो अपना जो एग्रीमेंट से विड्रॉ कर सकता है, नोटिस देके डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO को नोटिस देके अपना एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी कंट्री, जो दुनिया की सारी कंट्रियां में WTO की मेंबर ही हैं, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो WTO की मेंबर नहीं है। इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जो WTO की मेंबर नहीं है। तो ये आप देख लें, जो बड़ी कंट्री हैं इसमें से ईरान, सीरिया, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सूडान, बेलारूस एंड बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना, ये कंट्री हैं, ये अभी तक WTO की मेंबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आती है जो इसकी मेन बॉडी है, उसके नीचे आती है जनरल काउंसिल। अब जो काम आता है वो सारा जनरल काउंसिल के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आ गई, उसके अलावा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी आ गई, अपीलेंट बॉडी डिस्प्यूट सेटलमेंट आ गया,
ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी आ गई, प्लूरिलेटरल ट्रेड इन सिविल एंड एयरक्राफ्ट कमेटी आ गई, उसके अलावा जनरल काउंसिल के अंडर काउंसिल इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, काउंसिल इन ट्रेड सर्विस, काउंसिल इन गुड्स सर्विस, ट्रेड इन गुड्स, उसके अलावा जर्नल काउंसिल के नीचे प्लूरल ट्रेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कमेटी। इसके अलावा जो डिफरेंट कमेटी हैं और ट्रेड और इन्वायरमेंट के ऊपर जो वर्किंग ग्रुप है फॉर फाइनेंस ट्रेड एंड डेप्ट के ऊपर, वो सारा जनरल काउंसिल के अंडर आएगा। उसके ऊपर सबसे ऊपर आएगी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लें। इसके अलावा अगर हमें आगे जाके इसकी ज़रूरत महसूस होगी या हम इसको आगे जाके करेंगे, अलग अलग डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को अगर आगे डिटेल में करना होगा तो हम बिल्कुल इसको आगे जाके इसको करेंगे। तो उसके अलावा आता है अब इसका कंक्लूजन किया कि WTO इज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको नोट करें क्योंकि इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि क्या WTO एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपने को लिखना है यस WTO इज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ ट्रेडिंग को हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्री के फेवर में, ताकि स्मूथ है जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपर हो सके। तो ये सारा हमारा WTO के ऊपर जो आज का हमारा लेक्चर था। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।